गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इधर देखो बेटा, सबसे पहले बिल्कुल क्लियरली एक ही बार में टॉपिक क्लियर। एक बात ध्यान रख लो, हमने बेटा रिएक्शन कोशिएंट है, तो सबसे पहले ध्यान रखो इसका रिलेशन हम करना है बेटा, मतलब रिलेशन नहीं है ना, इसका जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। बेटा एक बात ध्यान रखो, जब इक्विलिब्रियम आता है तो उसमें एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब आता है जब इक्विलिब्रियम क्या हो चुका होता है, अटेंड हो चुका। आगे बात समझ में। अब बेटा एक बात ध्यान रख लो, तो ये रिएक्शन हमारी चल रही थी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चल रहा था तो बेटा जब इक्विलिब्रियम आ गया तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन में बात करूं किसी भी स्टेज पे, चाहे इक्विलिब्रियम आया हो या ना आया हो, ठीक है, तो उस स्टेज को हम डिनोट करते हैं बेटा, उस स्टेज पे हम डिनोट करते हैं क्यू, क्यू से। उस स्टेज को एनी स्टेज इन अ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय, किससे कर रहा है, क्यू। अब ये क्यू क्या बताएगी, ये जैसे हमने बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हमने पता किया था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ही तो होता था, बिल्कुल सेम है। लेकिन ये कब, जब इक्विलिब्रियम हुआ करता था। लेकिन अगर हम यहां पर बात कर ले रिएक्शन कोशिएंट की, तो रिएक्शन कोशिएंट भी यही है, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। या हम करते हैं बेटा इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट, या हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, जैसे हम निकालते थे वहां पर। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। तो यहां पर भी हम रिएक्शन कोशिएंट निकालेंगे एट एनी स्टेज, और बस ध्यान रखना है वो इक्विलिब्रियम पता है ये एनी स्टेज पे, और यहां पर भी बेटा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन क्या होगा बेटा इसका, रिएक्टेंट। कोई दिक्कत है यहां पर। अब बेटा एक बात ध्यान रखो बहुत ध्यान से, जैसे आपको मालूम पड़ गया हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नीचे। अब क्या करना है, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है ए बी, और बेटा ये दे दिया हमने ए बी, तो यहां पर अगर मैं कोशिएंट निकाल लूं एट एनी स्टेज, ये हमने बात की थी किस पे, एट एनी स्टेज है ना, स्टेज पे कोई भी स्टेज हो उस पे हमने बात की है, वो इक्विलिब्रियम पे की है। तो देखो इस पे क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, और किसकी है बेटा, प्रोडक्ट की। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की जगह हमारे पास ये, तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, और ये हमारे पास क्या हो गया, बी। कोई दिक्कत है यहां पर, किसी को दिक्कत आ रही है, सिंपल हो गया हमारे पास। अब देखो बेटा, तो ये हो गया हमारे पास। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, यहां पर अगर मैं प्रेशर के बिहाफ पे लिखूं तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन, बेटा आवाज बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत, ये हमने कर रखी है। अगर बेटा स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट दे रखे होंगे तो स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट भी हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान रखेंगे, एक कंडीशन आएगी Q इक्वल टू KC, जब Q KC के बराबर होगा, जब Q KC के बराबर होगा तो बेटा इक्विलिब्रियम आ ही चुका होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, आ चुका हो। तब बेटा रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी बेटा इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि रिएक्शन कोशिएंट बराबर आ गया ना। रिएक्शन कोशिएंट कब आता है, जब इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका होता है। नेक्स्ट वन बेटा एक बात ध्यान रखो, अब आपको कुछ नहीं याद करना है कि रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी किधर की तरफ घटेगी, तो इसका दूसरा मेथड से मैं बता देता हूं, आपको ध्यान रखना है। जैसे बेटा ये बात ध्यान रखो, अगर मैंने कि क्यू ऊपर है और प्रोडक्ट भी ऊपर है, यस और नो, अगर मैं ये रिएक्टेंट हटा दूं तो लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कुछ। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, क्योंकि अपर डायरेक्शन में। तो बेटा अगर क्यू बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा तो क्यूसी से बड़ा होगा, और जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया था, जहां पर ज्यादा होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इधर ज्यादा था प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड क्या था, कम, तो रिएक्शन किधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ।
मैंने आपको बताया था एक पहाड़ है जिसमें रेत रखी है ज्यादा, एक पहाड़ है जिसमें रेत रखी है कम, तो रेत किधर की कम से इधर की तरफ आएगी या ज्यादा से इधर की तरफ जाएगी? ज्यादा से, तो ज्यादा की तरफ जाएगी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो प्रोडक्ट किधर होता है हमारे सामने? इधर, यही तो होता है बेटा। तो राइट हैंड साइड होता है तो रिएक्शन इधर ज्यादा है तो किधर की तरफ भागेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज, आगे बात समझ में। दूसरी बात बेटा कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इस केस में बेटा मोर होगी, कोई दिक्कत? ज्यादा होगी। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर बेटा जब क्यू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तो क्यू बढ़ रहा था, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी तो क्यू घटेगा, और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी तो रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, जब रिएक्टेंट की ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन किसकी तरफ बढ़ेगा? फॉरवर्ड। तो बेटा इस केस में अगर हमारे पास क्यू है और वो लेस है क्योंकि कम हो गया, तो जब लेस हो गया है तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा बेटा? इज, और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगी बेटा? यहां पर मोर होगा तभी तो फॉरवर्ड में जाएगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैंने कम कर दी तो रिएक्टेंट की ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया? यहां पर रिएक्शन कोशिएंट क्लियर हुआ बेटा? बेटा देख लो एक बार बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करना इसमें कुछ भी, बस एक बात याद रखना है, जब रिएक्शन हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिख रहा था तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इतना दिमाग में तो लिख सकते हो भाई, प्रोडक्ट और अपॉन रिएक्टेंट, इतना तो फॉर्मूला याद कर सकते हो। इसके बाद बेटा ये होता है केवल इक्विलिब्रियम पे, और ये एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी स्टेज, है ना। इसके बाद हमने क्या किया बेटा, कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट से, तो ये भी, और अपॉन क्या? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया। कंडीशन आएगी कि Q इक्वल टू KC दे रखा, KC कब आता है? जब इक्विलिब्रियम आ गया, और जब वो उसके बराबर हो गया तो रिएक्शन कैसे है? इक्विलिब्रियम में। कोई दिक्कत यहां पर? नेक्स्ट वन बेटा, एक मैंने लिखा Q इज ग्रेटर देन KC, तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। एक बात ध्यान रख लो, ये हमने मान लिया ये प्रोडक्ट ऊपर की साइड है, और प्रोडक्ट ऊपर की साइड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिख दिया, अगर रिएक्टेंट को हटा दिया। अब हटा दिया तो बेटा एक बात ध्यान रख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन कोशिएंट बढ़ेगा, तो रिएक्शन कोशिएंट बढ़ा हुआ होगा किससे? QC से। और जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर की तरफ भागेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर किससे? फॉरवर्ड रिएक्शन से। और बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी? क्योंकि यहां पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए दी ज्यादा, अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमने ले ली बेटा कम, जब ये कम तो ये भी कम, तो क्यू क्या हो गया? कम हो गया। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगी तो ज्यादा किसकी होगी? रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की ज्यादा होगी तो रिएक्शन कितनी तरफ भागेगी? और बेटा रिएक्शन। ये आपको समझ में आ गया? यही बस हमें करना है और कुछ भी नहीं करना था रिएक्शन कोशिएंट में। अब देखो इसके आगे टॉपिक का, अब बेटा इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो ध्यान रखो। तो न्यूमेरिकल कैसे आएगा बेटा, अगर केसी की वैल्यू दे रखी होगी, मान लो 17 पॉइंट समथिंग दे रखी है, एक बात ध्यान रख लो, केसी की वैल्यू दे रखी है 17.1, बेटा क्यू की वैल्यू दे रखी है 18.1, तो आपको मालूम है ये ज्यादा है, तो कौन सी रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा? बैकवर्ड। अगर ये बेटा ध्यान रखना रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी नहीं होगी, तो जब रिएक्शन कोशिएंट निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा? तो अगर बराबर आ गया तो रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, और अगर नहीं आ रहा है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं। बस इतना सा क्वेश्चन करना, क्वेश्चन बोल दो विद द हेल्प ऑफ बेटा भाई कंसंट्रेशन दे रखी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करना। अगर बराबर आ रहा है तो सही है, कम आ रहा है तो इक्विलिब्रियम में, ज्यादा आ रहा है तब भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो देखें क्वेश्चन लिखें, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत सिंपल रिएक्शन है, क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at 298 Kelvin, the equilibrium constant at 298 Kelvin for the reaction
for the reaction in a state ठीक है of equilibrium is देखो बेटा Cu दे रखा है, सॉलिड 2Ag दे रखा है, एक्वस का मतलब लिक्विड, ये दे रखा है बेटा Cu 2 पॉजिटिव एक्वस, और ये दे रखा है बेटा 2Ag, ये क्या दे रखा है सॉलिड। ये रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन लिख लो फटाफट। एक्वस और सॉलिड से भी यहां पर लेना देना होगा क्या बेटा, एक्वस AQ, रिएक्शन लिख लो फटाफट। ये कौन सी नहीं पढ़ी, ये रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स चैप्टर पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तब उसमें पढ़ोगे हाँ उसमें भी है, इसमें भी है, 11th हो गई बेटा। एक बात ध्यान रख लो, रिएक्शन लिखने के बाद इसके नीचे लाइन से लिखें एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है बेटा 2.0 इंटू 10 दी पावर 15, 2.0 इंटू 10 दी पावर 15 लिख लिया। नेक्स्ट में लिखना है इन अ सॉल्यूशन in which copper has displaced some silver ions, कॉपर जो डिस्प्लेस कर रहा है कुछ सिल्वर आयन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इन अ सॉल्यूशन इन विच copper has displaced some silver ions from solution, the concentration of Cu2 plus, इसकी कंसंट्रेशन बेटा दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 plus is 1.8 into 10 the power minus 2, 1.8 into 10 the power minus 2 मोल पर लीटर, and the concentration of Ag प्लस ये दे रखी है बेटा आपकी 3.0 इंटू 10 दी पावर माइनस 9 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन रखी है। इसमें पूछ रखा है एज द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दे रखा है। हाँ चाचा, हेलो, हाँ अभी तो कोचिंग ले रहा हूं लगभग 8 बजे के करीब। हाँ चलो मैं अभी आपसे बात करता हूं, ठीक है। अब बेटा देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको रिएक्शन दे रखी है क्वेश्चन से इतना मतलब नहीं है, बस एक बात ध्यान रख लो। यहां पर देखो टेम्परेचर कितना दे रखा है 298 केल्विन। अब ये पूछ रहा है इज द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, और केसी की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी 2.0। तो बेटा केसी गिवन है हमें 2.0 इंटू 10 दी पावर 15। दूसरी बात कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन दे रखी है बेटा आपको कितनी 1.8 10 दी पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बड़ा है जरूर लेकिन सिंपल बहुत है। Ag प्लस इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा -9 मोल पर लीटर। अब ये पूछ रहा है और रिएक्शन हमें दे रखी है बेटा Cu, और ये दे रखा है सॉलिड। नेक्स्ट वन दे रखा है Ag प्लस, ये दे रखा है एक्वस। नेक्स्ट वन बेटा ये आपको रिएक्शन दे रखी है Cu2 प्लस एक्वस, एंड नेक्स्ट वन 2Ag एंड सॉलिड, ये दे रखा है हमें। अब देखो बेटा कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, अगर मुझे रिएक्शन कोशिएंट निकालना पड़ेगा कि किसी भी स्टेट पे अगर रिएक्शन कोशिएंट इसके बराबर आया, किसके केसी के, तो ये इक्विलिब्रियम में होगी, वरना ये नहीं होगी। तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ किसकी लगाते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ दी प्रोडक्ट
और कंसंट्रेशन ऑफ दी बेटा किसकी, रिएक्टेंट की। तो जब भी ऐसी रिएक्शन आए तो बेटा सॉलिड को बिल्कुल नहीं लेंगे, किसको लेते हैं, एक्वस के। मैंने पहले ही बता चुका था, सॉलिड लिक्विड गैस, अगर सॉलिड लिक्विड गैस है तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, गैस को। तो बेटा ये वाला तो कंसंट्रेशन इसका लेंगे ही नहीं, ये वाला सॉरी, क्योंकि ये सॉलिड है, तो कंसंट्रेशन किसके लेंगे, प्रोडक्ट साइड कौन बचा बेटा, Cu। तो बेटा ये Cu, अगर आगे कुछ लिखा होता तो मैं पावर लगाता, पावर है नहीं। बेटा रिएक्टेंट साइड कौन बचा, Ag। तो बेटा Ag, और बेटा देखो इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 2। भाई 2 लगा हुआ है तो 2 लगा दिया। अब बेटा ये वैल्यूज दे रखी है, ये देखो Cu की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.8 इंटू 10⁻⁻²। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.0 इंटू 10⁻⁻9। और इसका कितना दे रखा है, स्क्वायर। जरा निकाल के देखो क्या वैल्यू बराबर आ रही है, नहीं आ रही है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो पूछ लेना बेटा। अभी क्या हमने किया क्या नहीं किया, ये पूरा क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखो, अगर कहीं पर भी लैक आ रहा है तो उसमें पूछे जरूर कि सर यहां पर ये क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आया। इधर देख लो बेटा, इधर एक बार पूरा 100% देख लो, 100% में जितना भी लैग रहा होगा सब खत्म हो जाएगा। बेटा हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है, एट एनी स्टेट रिएक्शन दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी और इसकी कंसंट्रेशन इतनी है। एनी स्टेज पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये। अब आपको बता दिया Cu2+ की कंसंट्रेशन इतना है, Ag की इतनी है, तो आपको करना है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी। किसी भी स्टेट पे इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है और आपसे पूछ रखा है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है या नहीं है। तो बेटा एनी स्टेज पे क्या लगाते हैं, कंसंट्रेशन के भी आप पे Q। तो बेटा हमने लगा दिया कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्ट। भाई इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, यही तो है प्रोडक्ट। बेटा हम इसमें क्या करेंगे, सॉलिड वाला नहीं लेते हैं, कौन सा लेंगे, आइंस वाला। अगर बेटा सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, अगर तीनों है तो गैस को प्रेफरेंस देते हैं, और सॉलिड और लिक्विड है तो लिक्विड को देते हैं, और अगर सॉलिड है तो सब सॉलिड को देंगे। तो यहां पर ध्यान रखो, हमने इसको प्रेफरेंस नहीं दिया क्योंकि इस सॉलिड के कंसंट्रेशन कोई महत्व नहीं रखती, इसको भी कोई महत्व नहीं दिया। केवल हमारे पास क्या बचे, एक्वस। बेटा प्रोडक्ट साइड क्या बचा हमारे पास, Cu2+, तो हमने Cu2+ लिख लिया। हमारे पास रिएक्टेंट साइड क्या बचा, Ag, तो Ag लिख लिया। इसके आगे बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, 2, तो बेटा हमने 2 लगा लिया। इसकी वैल्यूज दे रखी हैं, वो पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया, तो वैल्यू लगभग इसी के बराबर आएगी। आ रही है नहीं आ रही है। तो बेटा रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कैसी आएगी, देख लेना, अगर बराबर, मेरे हिसाब से लगभग बराबर ही आएगा, ठीक है। रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि Kc इक्वल टू क्या आ गया, क्योंकि बेटा Kc इक्वल टू आ गया क्या, कोशिएंट के बराबर। बेटा पीछे, अरे अब देखें, आगे बढ़े बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं, ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है, बैकवर्ड का फॉरवर्ड का, तो ज्यादा और कम आएगा, तो आपको निकाल लेंगे, सिंपल रिएक्शन है। अब देखिए बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
अल्फा। बेटा आवाज नहीं, एक बार बोल दिया ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पूरा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम आने वाला है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आगे। अगर ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझेंगे। एक बात ध्यान रख लो सबसे पहले, और ये ऐसा नहीं है कि अगर पीछे वाला नहीं पढ़ा तो ये वाला आएगा नहीं। पहला केस बेटा, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। तो सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं बेटा अल्फा से। और अगर मेरे पास कोई एक मोल रिएक्टेंट दे रखा है, उसमें से कितने मोल्स क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। द मोल्स डिसोसिएट किससे बेटा? वन मोल ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड बेटा, कितने मोल यहां से क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। एक मोल से, लेकिन बेटा कितने से? एक मोल से। ध्यान रखना, कितने से बेटा? एक मोल से। अगर मेरे पास, इसको इस तरीके से समझ लो कि मेरे पास ये एक मार्कर है या एक रोटी टाइप में है, इसमें से कितनी रोटी टूट के चली गई, या कितना ब्रेड इससे निकल के चला गया, या इसमें से कितना मार्कर यहां से निकल के चला गया, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसको हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द मोल्स क्या होते हैं? डिसोसिएट फ्रॉम दी किससे? वन मोल ऑफ दी रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लिख लो बेटा, द नंबर ऑफ मोल्स dissociates, the number of moles dissociate from 1 mole of the reactant is called, क्या कहलाएगा बेटा? is called degree of dissociation. It is denoted by alpha. तो बेटा देखो, एक बात ध्यान रखो, फिर से देख लो। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, तो बेटा इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन टोटल मोल्स of the reactant, DOD, degree of dissociation, और degree of dissociation is denoted by alpha। तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, it is the ratio of number of moles dissociate upon total moles of reactant। इस तरीके से भी लिख सकते। तो फटाफट लिख लो उसको, फिर आगे बात करते हैं। एक मोल रिएक्टेंट से कितने मोल डिसोसिएट हुए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे बेटा, कोई पीछे से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल यहां से ही रिलेटेड आयनिक इक्विलिब्रियम आने वाला है। बस ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम चल रहा था, अब सब आयंस की बात करेंगे हम यहां पर। तो बेटा एक बात ध्यान रखो ध्यान से, मेरे पास रिएक्टेंट जो है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये मेरे पास बेटा 1 मोल है। जब T0 टाइम था, बिल्कुल शुरू में जब रिएक्शन हुई ही नहीं थी, तो बेटा रिएक्टेंट ही तो होगा मेरे पास। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने कितनी मान ली? 1 मोल। और प्रोडक्ट उस टाइम कितना होगा? 0। अगर बेटा T1 टाइम पे देख लिया हमने, मतलब आगे वाले टाइम पे देख लिया, मतलब T टाइम पे देख लिया, तो बेटा मान लो इसमें से कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। तो मान लो बेटा इसमें से 0.4 मैंने कम कर दिया, तो कितना बचा? बेटा बचा हमारे पास 0.6। तो इस टाइम इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची? 0.6। तो डिसोसिएट कितना हुआ? 0.4। तो बेटा यहां पर जो अल्फा है दैट इज कॉल्ड 0.4, मतलब जितना नंबर ऑफ मोल्स, यानी जितना उसमें से डिसोसिएट हुआ रिएक्टेंट में, दैट इज कॉल्ड अल्फा। कोई दिक्कत है यहां पर? अब जितना ये अल्फा डिसोसिएट हुआ होगा उतना ही तो रिएक्टेंट बना होगा, प्रोडक्ट बना होगा। तो अगर मुझसे इसकी कंसंट्रेशन इस टाइम पूछे तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.4। आगे बात समझ में? तो टोटल
मोल्स जो डिसोसिएट हो रहे हैं 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट में से, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां तक क्लियर हो गया? अब बेटा इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फिर हम प्रूफ करेंगे इसमें थोड़ा, ठीक है। तो जितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हेडिंग डाल देंगे इसके नीचे, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ है बेटा, तभी हम कर सकते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसको समझने के लिए पहले देख लो, एक बात ध्यान रखें, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और इसी में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगेगा। इधर ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए HCl और एक कहा जाए CH3COH एसिडिक एसिड। अब एक बार बताओ बेटा, HCl और CH3COH में ये बताएं कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है? HCl बेटा जो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हमारे पास बेटा क्या, वीक एसिड। ये तो हो जाएगा हमारे पास, वीक एसिड हो जाएगा। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, ये वीक क्यों है, यहां से ही कॉन्सेप्ट निकलना है। ये वीक क्यों है बेटा हमारे पास? क्योंकि ये टूटेगा H+ में और Cl नेगेटिव में, और ये टूटेगा हमारे पास किसमें, CS मतलब H पॉजिटिव और CH3O नेगेटिव। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, इधर इसी से कॉन्सेप्ट निकलेगा। हमारे पास बेटा HCl डिसोसिएट हुआ तो H+ आयन दिया, इसलिए एसिड है। यहां पर भी बेटा H+ दिया, ये भी एसिड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग क्यों, ये वीक क्यों है? तो इसका आंसर हमको 10th क्लास में बताया गया था कि ये ज्यादा H+ आयंस देता है और ये कम देता, ये तो देता है। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर मेरे पास, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर मेरे पास HCl के 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो बेटा ये 100 के 100 टूट जाएंगे, मैंने ये पहले ही बता चुका हूं। इसलिए बेटा ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहां पर H+ आयंस क्या है, और ये वीक एसिड क्यों है बेटा, क्योंकि यहां पर 100 आयंस है। तो ये टूटेगा 5 में और ये टूटेगा 5 में, यानी 95 CH3COH ऐसी कैसी पड़े रहेंगे। यहां पर H आयंस कितने क्या मिलना है, कम मिलना है। तो जब यहां पर H आयंस कम मिल रहे हैं, इसीलिए ये क्या है बेटा, वीक है, क्योंकि H+ आयन कैसे है, लेस है। क्लियर समझ में आया? पहली बात तो क्यों वीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग है? ये स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि यहां पर ऊपर वाले में H+ 100 के 100 मिलना है, पूरा डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट। द एसिड व्हिच इज कंप्लीटली डिसोसिएट इन अ एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वहां पर H+ आयन ज्यादा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां पर H+ आयन कम है, इसलिए वीक एसिड है। और बेटा एक बात ध्यान रखना, ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इसी के बिहाफ पे आएगा, वीक एसिड या वीक बेस के लिए। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए आता है, केवल वीक एसिड वीक बेस के। अब यहां पर क्वेश्चन समझे, यहां पर ध्यान रखें, अगर मेरे पास बेटा 100 मॉलिक्यूल्स मैंने इसमें CH3COH के डाले थे, इसमें मैंने बेटा कितने डाले थे, 100 मॉलिक्यूल CH3COH के डाले थे, और इसका वॉल्यूम है बेटा 100 ml। तो इसमें टूटे थे 100 ml में केवल 5 आयंस टूटे थे। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूं बेटा, इसका मैं यहां पर क्या करूं बेटा, इसका वॉल्यूम जो है वो 200 करा दूं, क्योंकि ये 100 मॉलिक्यूल्स इसी में पड़े रखे हैं। जब मैं बेटा 200 कर दूंगा तो 5 और टूट जाएंगे। तो बेटा जैसे जैसे मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, आयंस और टूट रहे हैं, मतलब 100 ml था तो 5 टूटे, 100 ml और बढ़ा दिया, पानी और डाल दिया इसमें, तो बेटा 5 और टूटे, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो इसका कहने का मतलब है जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, जब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, तो बेटा ध्यान रखो आयंस बढ़ रहा है, और आयंस बढ़ रहा है मतलब डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, यस और नो। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, जैसे जैसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, तो अल्फा मतलब बढ़ रहा है, मतलब डिसोसिएशन बढ़ रहा है। तो बेटा याद रखो, इसको हम लिखेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन के अनुसार अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ द। अब बेटा इसमें क्या समझा आपने, जो मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन,
अगर हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कैसे करेंगे कंसंट्रेशन? पानी उसमें डालेंगे। आ रही बात? सीधे बैठ जाओ बेटा, बातें ज्यादा नहीं। इधर देखो, पानी डालना है उसमें तो डाइल्यूट कर रहे हैं। कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो आइंस बढ़ रहा है या घट रहा है? तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो ये घट रहा है, कंसंट्रेशन घट रही है तो अल्फा बढ़ रहा है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो वही हमने लिखा है, कुछ लिखा ही नहीं। और अगर हम बात करें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर डीओडी हम लिखें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वॉल्यूम के स्क्वायर रूट के वॉल्यूम के बराबर होता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तब अल्फा आपका बढ़ रहा है। क्लियर समझ में आया नहीं आया? ये बता, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो घटेगा। और डाइल्यूटेड करना है ना कंसंट्रेशन का मतलब, तो समझ लें। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन, और स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम। इतना लिखना है। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ समझ गए? इसमें लिखो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, according to this law, according to this law, according to this law, the degree of dissociation, DOD लिख लो, और ब्रैकेट में लिख लो बेटा अल्फा, the degree of dissociation is inversely proportional, the degree of dissociation यानी अल्फा is inversely proportional to the square root of the concentration, to the square root of the concentration, और और क्या लिखेंगे? DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और करके और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो आयन बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट वन इसमें लिखेंगे दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड वीक बेस के लिए। ओनली किसके लिए आ रहा है बेटा? ये वीक के लिए आ रहा है। चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, चाहे वीक बेस ले लो, चाहे वीक एसिड ले लो। This law is applicable only for weak electrolyte, acid and substance, वो base। और ये लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? कोई दिक्कत? अब ये प्रूफ करना है, प्रूफ भी करना है। अब ये प्रूफिंग में जाएगा बेटा, प्रूफ करेंगे इसको। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वीक इलेक्ट्रोलाइट। इधर देखो बेटा ध्यान से, बस करना आपको है, कर आप ही लोगे बेटा, बड़े ध्यान से कर लेना है। इसको देखें, मेरे को केवल एक चीज बतानी है आपको। जैसे मेरे पास PCl5 है और ये हुआ है बेटा डिसोसिएट। ये बेटा बड़ी ध्यान से समझ लें, आगे 12th क्लास में भी है। ये हमारे पास डिसोसिएट हुआ और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पर बेटा इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली C। जब T इजिकल टू क्या था? 0, तो बेटा रिएक्टेंट ही तो होगा, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा। जब प्रोडक्ट नहीं बना होगा तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 0। क्लियर हो गया? इसके बाद बेटा T टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन मान लिया, इसमें से C अल्फा डिसोसिएट हो गया। C अल्फा क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं 1 मोल लूंगा तो 1 मोल डिसोसिएट होगा। जैसे मैं यहां पर 1 ले लूं, 1 मोल ले लूं, तो यहां पर 1 - 1 अल्फा होगा, क्योंकि 1 मोल से मैं डिसोसिएट हो रहा। अगर मैं 2 मोल ले लूं तो 2 अल्फा होगा, 3 मोल ले लूं तो 3 अल्फा होगा, क्योंकि 1 मोल में से जो निकाल रहे थे हम। तो बेटा इसलिए लिखा है C - C अल्फा। तो जितना टूटा है उतना ही तो बनेगा C अल्फा C अल्फा। यस और नो? तो बेटा ये ध्यान रख लें। अब बेटा कंसंट्रेशन कितनी बची? C - C अल्फा। PCl3 की कितनी बची? C अल्फा। इसकी कितनी बची? C अल्फा। ये क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैस। और ये भी गैस है। तो आप बेटा इसमें निकाल सकते हैं, अगर हम बात करें तो आप बेटा KC निकाल सकते हैं इसमें। कैसे निकालेंगे? C अल्फा इंटू C अल्फा, क्योंकि कंसंट्रेशन लगती है। भाई ये तो लिखोगे,
बस मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ दी इसकी और कंसंट्रेशन ऑफ किसकी। अब बाकी इसकी जगह रखना है बेटा आपको सी अल्फा, इसकी जगह रखना है सी अल्फा, और इसकी जगह रखना है सी माइनस सी। बाकी आगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। इतना तो ध्यान आ गया, क्या करना है कल इसको हम प्रूफ करते हैं, क्योंकि प्रूफ आगे है, फिर हम